नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। और आज आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं अप्रैल महीने के सारे हफ्तों के, जितने भी सारे हफ्ते हमारे होते हैं, चारों हफ्तों के करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं और आपको कहीं भी और जाना नहीं पड़ेगा। स्पेसिफिक बिहार की जो न्यूज़ होती है उसको यहाँ पर इस वीडियो में कवर किया जाएगा। स्टेट स्पेसिफिक वाली बहुत सारी डिमांड्स आती रहती हैं कि सर स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ जो होती है वो नहीं मिल रही है, तो स्पेसिफिकली आपके लिए मार्च मंथ का एक प्लेलिस्ट बना दी गई है वीकली करंट अफेयर्स की। वहां पर मार्च मंथ के चारों जो वीक्स हैं उनके वीडियोस पड़े हुए हैं, उनके साथ साथ अप्रैल महीने का जो वीडियो है वो भी वहां पे आ जाएगा। जो लोग इसको देख रहे हैं वो पूरा देखें, इसके नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज इसका जो पीडीएफ है लास्ट में वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। ये वाला वीडियो जो है ये भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ में करंट अफेयर्स के साथ में इसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी। अगर आपको पता है वो क्वेश्चन तो आप पहले उसको ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, उसको ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में लिखें उसका आंसर, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बीपीएससी स्टडी आईक्यू, अगर आपने नहीं किया है तो। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो, क्योंकि इससे होगा क्या, इससे आपको नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोस के टाइमली मिल पाएंगे, बिल्कुल उसी समय पे जिस समय पे वीडियो आते हैं लाइव क्लासेस के। इसके अलावा हमारी तरफ से हमारे स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, बिहार में जो 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 72nd बीपीएससी की तैयारी करेंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए स्टेट पीसीएस का फाउंडेशन बैच जो है वो आ चुका है। नाम है इस बैच का आरंभ बैच 1। आरंभ, ये बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल रिवैम्प तरीके से हम इस बार अपने बैचेस को स्टार्ट करने वाले हैं। फाउंडेशन का बैच है, इट मींस प्री और मेंस की तैयारी इसमें साथ साथ करवाई जाती है। इसके सारे फीचर्स में से मैं आपको कुछ फीचर्स यहाँ पे नोट डाउन करवा दे रहा हूँ। पहला फीचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो रहता है 1000 से ज्यादा घंटों की लाइव क्लासेस। जो भी क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको ऐप पर मिल जाती हैं। कितने समय के लिए? 2 सालों के लिए, क्योंकि 2 साल का हमारा इस जो कोर्स होता है वो आपको रन कर रहा होता है। आपको पूरी फैसिलिटीज इसमें 2 साल के लिए मिलती है। दूसरी फैसिलिटी इसमें आपको मिलती है वो है मेंटरशिप। एक मेंटर आपके साथ में रहेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं इस कोर्स को परचेज करने के लिए तो आप मेरी मेंटरशिप भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि भाई कहाँ से सर जाऊं मैं, वेबसाइट कौन सी होगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा इसी बैच का, आप जाके उसको परचेज कर सकते हैं वेबसाइट से जाके। बहुत आसान तरीका है, जाएंगे कोड यूज करेंगे, प्राइस जो है वो कम हो जाएगा आपका। इसके अलावा तीसरा एक फीचर आता है वो है डेली मेंस आंसर राइटिंग का। इसमें क्या है, दैनिक उत्तर लेखन प्रक्रिया होती है। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, उसका आंसर आप लिख के भेजेंगे, इवैल्यूएशन आपको 24 घंटे के अंदर अंदर फीडबैक के रूप में मिल जाएगा, जिससे आपका जो नेक्स्ट आंसर लिखा जाएगा उसमें इंप्रूवमेंट आप जरूर देख पाएंगे। टेस्ट सीरीज आपको मिलती है और साथ साथ इसमें कंटेंट भी आपको मिल रहा होता है हिंदी और इंग्लिश भाषा में। बुक्स मिल रही होती हैं आप लोगों को, मतलब अगर आप चाहते हैं लेना। इसके अलावा कंटेंट आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक फीचर रहता है करंट अफेयर्स का। आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं, आपको वीकली करंट अफेयर्स मिलते हैं, आपको इसमें मंथली करंट अफेयर्स मिलते हैं, मंथली स्टेट के करंट अफेयर्स मिलते हैं, और इसमें मंथली एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं आप लोगों को। तो जितना एक प्रॉपर पैकेज होता है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन दिस बैच। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी का जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो आपको इसमें फ्री मिल जाएगा, वो भी आपको इसमें मिल जाने वाला है। अब आपको कहीं और से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस बैच। अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हैं, ले सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज, अगर आप प्री और मेंस निकाल लेते हैं इस बैच को लेने के बाद में, तो आपकी फुल फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी। 100% रिफंड जो है स्टडी आईक्यू आपको प्रोवाइड करने वाला है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, आपकी पढ़ाई 0 अमाउंट में हो पाएगी। चलिए अब हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है, और ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, लिंक है हमारे जो करंट अफेयर्स है उससे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, फॉर विच ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ बिहार द स्टेट हैज सेट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर इट टू बी द लार्जेस्ट। बिहार की किस पेंटिंग के लिए राज्य ने सबसे बड़ी पेंटिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस भी हैं पेंटिंग्स के, जो कि बिहार में फेमस भी रहती हैं। टिकुली पेंटिंग, पटना कलाम पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग, और डी ऑप्शन है मधुबनी पेंटिंग। तो अगर आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर जो है वो जरूर लिख दें। 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहां पर आई थिंक अभी तक जिन्हें पता होगा उन लोगों ने पॉज करके आंसर दे दिया होगा। अगर जिन्हें नहीं पता है उनके लिए पहले आ जाते हैं
करंट अफेयर्स पे। तो देखिए न्यूज क्या थी, न्यूज के आर्टिकल के अकॉर्डिंग बिहार सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग एंड बाउल एंसेंबल। आप यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, उनके सर्टिफिकेट्स भी देख पा रहे हैं, इन्हें दिया भी गया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। चलिए पीछे जाते हैं और यहाँ पर इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन को चूज कर देते हैं, मधुबनी पेंटिंग का, और उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी यहाँ पर मिला हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पर न्यूज का आर्टिकल कहता है। बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से पहले क्या होने वाले हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं वो होने वाले हैं, उससे पहले मधुबनी पेंटिंग और जो कि 201.17 वर्ग फीट, बहुत बड़ी 201.17 वर्ग फीट, और बोधगया के 375 बौद्ध भिक्षुओं द्वारा गायन समूह, जो एक इंसेंबल है, बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षु हैं वो मिले हैं, जुड़े हैं, और उन्होंने एक गायन समूह के रूप में काम किया है, के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाए हैं बिहार राज्य ने। तो ये किससे पहले बनाए हैं, ये भी जरूरी है पूछना। ये भी पूछ सकते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 से पहले ऐसा हुआ है। और अगर आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि हाइट कितनी थी, तो हाइट जो है वो 201.17 वर्ग फीट, इट मींस ये सॉरी इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, वर्ग फीट जो है, इतना एरिया इसका पेंटिंग का बन जाने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स देख लेते हैं। ये जो खेल है ये बिहार में पहली बार आयोजित होने वाले हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये होंगे बिहार में पहली बार आयोजित होंगे। और कहां कहां पे आयोजित होने वाले हैं ये आयोजित होंगे बिहार की राजधानी पटना में, राजगीर में, गया में, भागलपुर में और बेगूसराय में। तो ये जिले हैं जहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो होने वाले हैं बिहार में फर्स्ट टाइम। ये भी एक वी कैन से एक क्लासिक वी कैन अप्रोच है, एक लीप है बिहार स्टेट के और इन सब चीजों में ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए भी। ठीक है, चलिए पेंटिंग किसने बनाई थी, क्योंकि पेंटिंग जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पा चुकी है, तो पेंटिंग बनाई किसने थी, वो बनाई थी, पेंटिंग बनाई है पद्मश्री बउआ देवी, नाम है इनका पद्मश्री बउआ देवी, और उनके कई सारे जो महिलाएं हैं वहां पर जुड़ी हुई हैं, मिथिला चित्रकला संस्थान से जुड़ी हुई महिलाएं, मिथिला चित्रकला संस्थान की 50 महिलाएं हैं, उन्होंने ये जो हमारी पद्मश्री बउआ देवी है उनके साथ में मिलकर इसको बनाया हुआ है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि लोकल पर्सनालिटीज अगर है बिहार की तो आपको क्लियर होना चाहिए, पद्मश्री है तो और भी बड़ी बात है। टाइम कितना लगा है इस पेंटिंग को बनाने में, 217 यहां पे लिखा है ना, 201.17 वर्ग फीट, बहुत बड़ा एरिया अगर होता है ये वाला, तो इस पेंटिंग को बनाने में कितना समय लगा, 50 घंटे का समय लगा हुआ है। ठीक है, 50 आवर्स जो है वो लगे हुए हैं इस पेंटिंग को बनाने के लिए। तो एक बात हो गई हमारे इसके लिए पेंटिंग की। अब आते हैं दूसरा जो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है, वो है यहाँ पर जो बोधगया में 375 बुद्धिस्ट मॉन्क है, जो बौद्ध भिक्षु हैं, उनका एक संघ है, उनका एक ग्रुप आया है, उसके बाद में उन्होंने गायन जो है, गाने का जो काम किया है, उससे भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सामने मिलकर आया है। देखिए बोधगया में शनिवार को 375 बौद्ध भिक्षुओं ने एक साथ गायन वादन किया है। अब तक विश्व रिकॉर्ड 100 लामाओं द्वारा गायन वादन का था। तो इससे पहले 100 का ग्रुप था, लेकिन अभी क्या है 375। अब ये नंबर बहुत बड़ा है, ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कायम हो चुका है। और कहां पे कायम हुआ है, बिहार में हुआ है, और बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि फर्स्ट टाइम आयोजित होने वाले हैं उससे पहले हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक इंफॉर्मेशन यहां पर। इसके अलावा लामा अलग अलग जो मठ हैं वहां से आए हुए थे, जो 375 हमारे बौद्ध भिक्षु हैं वो आए हुए थे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से, बिहार के अलग अलग जो हमारे मठ होते हैं वहां से, और उसमें 5 वर्ष से 70 वर्ष की उम्र तक के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप था, उसमें 5 से 70 वर्ष की आयु के जो समूह थे वो आपको यहाँ पर मिल जाने वाले थे। इसका आयोजक कौन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इस सब का आयोजक कौन रहने वाला है, तो वो है बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी। ठीक है, BSSA जो है वो आयोजक है। और ये जो आयोजन किया गया था पेंटिंग का, मधुबनी पेंटिंग का, और इसके अलावा जो गायन का, ये भी किसने किया था, वो भी BSSA ने ही किया था, बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी। ये जो कार्यक्रम है वो मैंने आपको जिले पहले बताया कि कहां कहां पे जिले में होगा। अब इन जिलों में किन जगहों पर होने वाला है वो भी यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। पटना में कहां पे, पटना का IS भवन है, वहां पर क्या खेल होने वाला है, इस पटना के IS भवन में टेनिस खेला जाएगा। इसके बाद JP गंगा पथ जो है पथ होगा, तो वहां पर साइकिलिंग जो है वो करी जाएगी, साइकिलिंग का जो गेम है वो किया जाएगा। इसके अलावा BMP-5 इंडोर स्टेडियम जो है वहां पर आपको स्पोर्ट्स जो होते हैं वो किए जाने वाले हैं, रेसलिंग भी किया जाने वाला है, और साथ में जूडो।
तो इन विधाओं में भी खेल होने वाला है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। इसके अलावा पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अथॉरिटी या फिर जो रेलवे वाला है कॉम्प्लेक्स रेलवे, वो वहां पे बॉक्सिंग और टेबल टेनिस का गेम जो है वो होने वाला है। इसके अलावा पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि बहुत फेमस है, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एथलेटिक्स, रग्बी एंड वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और सीपक तक्रॉ, ये वाले गेम जो है वो यहाँ पर होने वाले हैं पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो इतना डीप वैसे आपसे एग्जाम में पूछते नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है तो आपको जानना भी चाहिए कि कौन कौन से खेल यहाँ पर होने वाले हैं, किन किन जगहों पे होने वाले हैं, कौन कौन से जिले जो है वहां पर ये आयोजित होंगे और किस प्लेसेस में, उन जिलों में कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर हो सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर पहली न्यूज के बारे में। हमने उसका एक क्वेश्चन भी देख लिया है, उसका आंसर भी आप लोगों ने शायद दे ही दिया होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नए आर्टिकल को। अब उस आर्टिकल से पहले आपके पास में अगेन एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, वो है कि बिहार में विजय दिवस बाबू कुंवर सिंह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, तो इसकी तारीख क्या है, इसकी जो डेट है वो क्या हो सकती है। विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड इन बिहार एज द बर्थडे ऑफ बाबू कुंवर सिंह, व्हाट इज द डेट हियर। तो आपके सामने 4 डेट्स हैं, 21 अप्रैल, 23 अप्रैल, 25 अप्रैल और 27 अप्रैल। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर लाइव में भी आप इसको आंसर जल्दी से कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में इस टाइम पर, क्योंकि ये जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। खुद को कितना आता है जज कीजिए अपने आप को कि आपको पता था सही या फिर नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू कुंवर सिंह एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है बिहार के लिए भी, तो उनके लिए जो इनके लिए जो विजय दिवस है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता देता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 23 अप्रैल। 23rd ऑफ अप्रैल इज द डेट। वो मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में बिहार में। किसके उपलक्ष्य में? बर्थडे ऑफ बाबू कुंवर सिंह, उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं और ये न्यूज में भी रहा था ये आर्टिकल, जैसे आप देख सकते हैं विजय दिवस के रूप में मनी है बाबू कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह की जयंती। तो आप इनकी फोटो देख पा रहे हैं, ये काफी फेमस भी हैं। मेरे कई सारे पहले बिहार की खबर के वीडियोस में भी शायद आपने देखा हो, इनके बारे में मैंने कवर भी किया था और एग्जाम में आता भी है। इस बार भी एग्जाम में आया था, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 70th बीपीएससी में इनके नाम पर। तो इसके बारे में जो न्यूज आई है वो क्या है, बिहार के जो राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार जी ने विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बाबू वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करी है। इसके अलावा बिहार में जो इनका जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1777 में, 1777 में। वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था 1777 में, जगदीशपुर में हुआ था, जो आज के भोजपुर जिला जो है वहां पर आपको मिलता है, भोजपुर जिला में मिलता है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि इनका जन्म, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, बिहार में किस जिले से आते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, भोजपुर जिला जो है वहां से आते हैं। इसके अलावा ही वाज द मेन हीरो जब हमारा 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उस टाइम पर बिहार से ये मेजर पर्सनालिटी थे, एक मेन पर्सनालिटी थे, जिन्होंने अंग्रेजों को जो बहुत ही परेशान किया और उन्हें खदेड़ भी दिया था उनकी जगहों से भी। ये बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के मुख्य नायक थे। उन्होंने बिहार में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो हमेशा हम जानते हैं, कभी भी कोई भी एग्जाम होता है बिहार का तो उसमें इनके बारे में पूछते हैं और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ी हुई पर्सनालिटी है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। तो न्यूज का आर्टिकल था इनके बारे में, इसलिए जरूरी था ये वाला। इनके बारे में फेमस क्या है आपने देखा होगा, वीर कुंवर सिंह जो है इनके बारे में हमेशा किसी न किसी चौराहे पर या फिर इनके बारे में उनकी मूर्तियां जो हैं वो लगी रहती हैं, लाइक दिस, ऐसे आप देख पा रहे हैं। तो इनके बारे में फेमस क्या था, ही डिस्प्लेड एक्सेलेंट वॉर स्किल्स। वॉर स्किल्स मतलब उनकी जो गुरिल्ला युद्ध नीति थी वो बहुत ही फेमस थी और उससे उन्होंने कई बार जीत भी दर्ज करी है, जिसके भी खिलाफ उन्होंने लड़ाई स्टार्ट करी थी। उन्होंने उत्कृष्ट युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था और लगभग 1 वर्ष तक ब्रिटिश सेना को परेशान किया तथा अंत में अजेय रहे। वे गुरिल्ला युद्ध में काफी माहिर थे। तो इनके बारे में आता है जो गुरिल्ला टैक्टिक्स होती है वॉर की, वो इन्हें बहुत अच्छे से आती थी और इससे वो सडनली बिल्कुल आक्रमण करके सामने वाली जो पार्टी होती थी उसको बहुत बड़ा एक आघात देते थे। इनके बारे में लास्ट पॉइंट ये है कि इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी, 26 अप्रैल 1858, 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सेकंड आर्टिकल है और इसका भी आपको जो आंसर है, अगर आपने नहीं किया था कोई बात नहीं, आपने सीख लिया और आपने ये देख लिया कि विजय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। 23
अप्रैल। तो इसके अलावा वीर कुंवर सिंह जो है, इनके बारे में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, देखिए इनकी डेथ तो हो गई थी 1858 में, लेकिन बाद में जब रिकग्निशन हुआ इनके काम का, इनके ब्रिटिश के अगेंस्ट जो इनकी वॉर स्किल्स थी उसके लिए, तो बाद में हमने इंडिपेंडेंस के बाद में भी हमने देखा कि इनको बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए गए इनके नाम पर। चलिए वो देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए 23 अप्रैल 1966 को 23 अप्रैल 1966 को भारत द्वारा उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया था। एक डाक टिकट इनके बारे में इनके नाम से जारी किया गया था, और ये 1966 में किया गया, 23 अप्रैल को ही। इसके अलावा वीर कुंवर सिंह की जो है, इनके नाम पर एक विश्वविद्यालय भी है, यूनिवर्सिटी भी है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा की स्थापना वर्ष 1992 में बिहार सरकार द्वारा की गई थी, 1992 में की गई थी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। इसके अलावा इन द ईयर 2017 में वीर कुंवर सिंह सेतु, ऑल्सो नोन एज द आरा छपरा ब्रिज, वॉज इनॉग्रेटेड टू कनेक्ट नॉर्थ एंड साउथ बिहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये करंट अफेयर्स की एक तरीके से कुछ ही साल पहले की ही बात है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया है, अवसंरचना जो बनाई गई है, इससे जितने भी और आने वाले समय में भी, ऐसा नहीं कि कुछ सालों के लिए बना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसने कि जोड़ा है नॉर्थ एंड साउथ बिहार को। वर्ष 2017 में उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए आरा छपरा पुल, याद रखिएगा आरा छपरा पुल है, इसके नाम से प्रसिद्ध, और कुंवर सिंह सेतु का उद्घाटन किया गया था। 2017 इज द ईयर कुंवर सिंह सेतु, वीर कुंवर सिंह सेतु। ठीक है, तो ये हो गए इनके नाम पर जो डेवलपमेंट किए गए थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस भी। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मेजरली जो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं, इतने ही आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे, न्यूज का आर्टिकल तो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं। क्वेश्चन कहता है कि कवच सेफ्टी सिस्टम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कवच सेफ्टी सिस्टम है, एक जो कवच सुरक्षा प्रणाली है, इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी डी, आपको देना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। यू कैन पॉज द वीडियो और आप आंसर दे सकते हैं इस टाइम पे कमेंट बॉक्स में। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, या फिर इंडियन रेलवेज। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? सभी लोग इसका आंसर बताएं, सभी लोग इसको ट्राई करें एक बार। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, मिसाइल रक्षा प्रणाली, या फिर भारतीय रेलवे। तो किसमें कवच सुरक्षा जो प्रणाली है उसका यूज किया जाता है? बताइए सब लोग, किसमें इसका यूज किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? आई थिंक मैंने बहुत समय दे दिया है यहाँ पर आप लोगों को आंसर करने के लिए, और सभी लोग इसका आंसर भी करेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। कवच सेफ्टी सिस्टम जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे से जुड़ा हुआ है। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है, जो न्यूज का आर्टिकल है अप्रैल की न्यूज का, उसमें ये कैसे इंपॉर्टेंट है? उसमें इस तरीके से इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में डेवलपमेंट एक हुआ है, और वो डेवलपमेंट हुआ है पहली वंदे मेट्रो ट्रेन के रूप में। अब देखिए न्यूज का आर्टिकल भी है, बिहार की जो पहली वंदे मेट्रो ट्रेन है इस रूट पर दौड़ेगी, और 24 अप्रैल को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। ये उस समय का आर्टिकल है, 24 अप्रैल के आसपास का आर्टिकल है, तो इस वजह से 24 अप्रैल लिखा हुआ है। इट मींस ये हमारी अप्रैल की ही न्यूज में कवर हो रहा है। क्लियर? तो प्रधानमंत्री बिहार की जो पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा है, जिसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, उसका उद्घाटन करने वाले थे, कर चुके भी है, जो भारत में अपनी तरह से एक दूसरी सेवा होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो डेवलपमेंट जो है वो हो रहे हैं। अब इसमें पर्सनल लेवल पे जहां तक मुझे लगता है कि बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारी केंद्र सरकार को बनाने में। तो जो डेवलपमेंट्स हैं ये एक तरीके से रिजल्ट है इसी चीज़ का। नीतीश कुमार जी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी जानते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है। आने वाले कुछ सालों में, आने वाले 3 से 4 सालों में, 5 सालों में, 2030 तक आप मान के चलिए, जो डेवलपमेंट्स, जो रैपिड डेवलपमेंट्स होने वाले हैं बिहार में, वैसे किसी और स्टेट्स में नहीं होने वाले। ठीक है, बात करते हैं इसी चीज की। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल सर्विस, नमो भारत रैपिड रेल सर्विस ऑल्सो नोन एज द वंदे मेट्रो ऑफ द बिहार, विच विल बी द सेकंड ऑफ इट्स काइंड ऑफ इंडिया। चलिए ये आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने 2 अन्य यात्री ट्रेनों के साथ में अमृत भारत ट्रेन सहरसा को मुंबई से जोड़ने वाली। सहरसा, देखिए डायरेक्टली ये ट्रेन जो है वो सहरसा से मुंबई के लिए चलने वाली है। ठीक है, 2 अन्य यात्री ट्रेनें भी स्टार्ट करी हैं उन्होंने, जो बिहार में इस तरह की दूसरी एक सेवा जो है वो बनेगी। अब आते हैं वंदे मेट्रो के लिए।
वंदे मेट्रो जो है उसके बारे में क्या न्यूज़ है। ये जो ट्रेन होती है ये जयनगर से समस्तीपुर, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ठीक है। ये ट्रेन जो है वो जयनगर से समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा और बख्तियारपुर होते हुए कहां तक, पटना तक चलने वाली है, वंदे मेट्रो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई यहाँ पर। और जो भी लोग यहाँ पर इस रूट पर ट्रैवल करेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं देखो इसमें, अगर कहीं पर डेवलपमेंट्स हो रहा है तो वो तो जगहें फेमस हो ही जाती हैं, डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो ही जाते हैं, इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगी जाती हैं, आसपास के एरियाज जो है वहाँ पर बिजनेसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, जो एक इकोनॉमी का सर्कुलेशन होता है ना, वो भी वहाँ पर आप देख पा रहे होते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट्स होगा। जो भी हमारे रियल एस्टेट है उसकी वैल्यूज बढ़ जाती हैं आसपास के एरियाज में जहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो एक इस तरीके से देखेंगे कि जो ट्रेन है उस ट्रेन से पैसेंजर्स को फायदा होगा, आसपास के एरियाज जो है वहाँ पर उन सब चीज़ों में फायदा होगा, बिजनेसेस जो है उनको भी फायदा होता है। तो इट्स लाइक प्रॉफिटेबल थिंग फॉर बिहार। यह ट्रेन कवच सुरक्षा प्रणाली से सुसज्जित है। तो जो क्वेश्चन मैंने बनाया था वो इसीलिए बनाया था क्योंकि इस ट्रेन में जो कवच सुरक्षा प्रणाली है वो करती क्या है, वो ये करती है कि ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होगा। जो अगर ट्रेन्स जो है वो सेम ट्रैक पर हैं तो इसके बारे में पहले ही इंफॉर्मेशन जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से पहुंच जाएगी जो कंट्रोल रूम होता है, और कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है कि ट्रेन्स कभी भी कोलाइड करे, ठीक है। तो इससे वो बच पाएंगे। इसमें दोनों छोर पर इंजन लगे होते हैं, जिससे टर्न अराउंड समय जो है वो कम हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है टर्न अराउंड टाइम का, इस ट्रेन के दोनों तरफ जो है वो इंजन लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आना और जाना जो है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। और इजी हो जाएगा जो टर्न अराउंड टाइम होता है कि आने जाने वाले पार्ट में, कि भाई जो इंजन है उसको हटा के उसके बाद में फिर लगाना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें जो है उनमें बिल्कुल भी समय ना गंवाना पड़े, टर्न अराउंड टाइम जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। इसको टैट बोलते हैं, TAT, टर्न अराउंड टाइम। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा इस ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन। और इसका जो क्वेश्चन था वो कवच सुरक्षा जो प्रणाली है वो किससे जुड़ी हुई है, हमारे भारतीय रेल जो है उससे जुड़ी हुई है। चलिए अब देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या है। फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये भारतीय रेलवे की एक आधुनिक स्वदेशी और सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। सेमी हाई स्पीड का मतलब होता है करीबन इसकी जो स्पीड होगी वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा। सेमी हाई स्पीड, अधिकतम स्पीड कितनी होगी इसकी, 130 किलोमीटर प्रति घंटा। वो भी देखा जाए तो जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आराम से फुलफिल कर रही है, ठीक है। इसकी अधिकतम, हम नहीं चाहते भाई बिहार में कि, मतलब इतना नहीं है कि हम बिहार में नहीं चाहते कि जो बुलेट ट्रेन है वो दौड़े। अभी के लिए जो ऐसी ट्रेन हैं वही काम कर जाएंगी, इन्हीं को जो संख्या है इनकी वो बढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही कोई आपदा आती है, जैसे कि कोविड आ गया था, तो हमने देखा कि भाई बिहार में जो लोग थे उन्होंने कितना फेस करना पड़ा था ये सब चीज़ें। कोई फेस्टिवल्स आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं बिहार के, तो उनमें अगर आना होता है, छठ पूजा जो है उसमें आना होता है, तो लोग बिल्कुल ट्रेन में भरे रहते हैं। तो वो सामना ना करना पड़े बिहार के लोगों को, और एक डिग्निटी के साथ में, एक सम्मान के साथ में वो भारतीय रेल में ट्रैवल कर पाए, ठीक है। तो 130 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड है, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल, ठीक है। ये हमारी कैसी है, एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और इसे कम दूरी या फिर 100 से 350 किलोमीटर के इंटरसिटी और उपनगरीय मार्गों के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो ये एक वंदे मेट्रो की तरीके से है, और कम दूरी के लिए 100 से 350, ठीक है। इंटरसिटी करने के लिए आपने देखा होगा इंटरसिटी की ट्रेन भी होती हैं जो कि पटना से भी चल रही हैं। उपनगरीय मार्गों के लिए भी डिजाइन किया गया है, ज्यादा लंबी नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत दूर के लिए जा रही है वो। वंदे मेट्रो जो है वो कम डिस्टेंस के लिए चल रही है। चलिए ये हो गई हमारी इंफॉर्मेशन इस न्यूज की। अब आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज पर आते हैं। और अगली न्यूज जो है वो यहाँ पर आती है आपकी एक स्तूपा से रिलेटेड। अब आते हैं, ये क्वेश्चन आपका है कि भाई विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में वो किस जगह पे आपको मिलता है, किस जिले में मिलता है। क्वेश्चन आपके सामने है हिंदी एंड इंग्लिश में। सभी लोग इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में जो देख रहे हैं वीडियो को। और अगर आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखेंगे तो इसको भी आप लोग इसका आंसर जरूर करें। क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व शांति स्तूप आपको बिहार के किस जिले में मिलता है। पटना, वैशाली, गया और चंपारण। पटना, वैशाली, गया और चंपारण। बहुत ईजी है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है इसके अलावा, या फिर आप उस जिले से बिलोंग करते हैं तो भी आपको पता ही होगा। अगर आपने एग्जाम की तैयारी कर रही है तो डेफिनेटली आपको पता होगा, बिहार का बहुत फेमस यहाँ पर ये स्तूपा है। ऑप्शंस आपके सामने है, यू कैन वॉच दिस, लाइक यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। पटना, वैशाली, गया या फिर चंपारण, बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, विश्व शांति। चलिए ये कहाँ पे है भाई, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई थिंक अब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा आंसर। द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, वैशाली,
ठीक है। वैशाली में आपको मिल जाएगा विश्व शांति स्तूपा। याद कैसे करना है, वी और वी दोनों में आता है, वैशाली और विश्व शांति स्तूपा। चलो न्यूज का आर्टिकल क्या है भाई, देखो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली में बुद्ध स्मारक का निर्माण तेजी से पूरा करने का आग्रह किया है। ठीक है, एक बुद्ध स्मारक बन रहा है, तो वैशाली यहाँ पर न्यूज में था, तो मुझे लगा कि वैशाली में कौन सा स्तूपा है वो आपसे पूछना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से पूछा। तो बिहार के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने वैशाली में एक बुद्ध स्मारक बन रहा है, उसके डेवलपमेंट कितना हुआ है, कितना स्पीड अप ऑपरेशन हुआ है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त करने के लिए आग्रह किया गया था। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये फोटोज भी है, हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी वो देख रहे हैं, और डेवलपमेंट कितना कितना हुआ है उसका पूरा मुआयना उन्होंने किया हुआ है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली में निर्माणाधीन बुद्ध स्मारक, दर्शन सह स्मृति स्तूप का निरीक्षण किया। हमारे चीफ मिनिस्टर इन सब चीजों में बहुत ही, क्योंकि देखो बहुत सारे यहाँ पर बिहार में क्या है, बहुत सारे यहाँ पर आपको सर्किट्स मिल जाएंगे, टूरिज्म सर्किट्स मिल जाएंगे। तो उन टूरिज्म सर्किट्स में कौन कौन से टूरिज्म सर्किट्स, बौद्ध सर्किट है इसमें, जैन सर्किट है, रामायणा सर्किट इसमें आता है, इसके अलावा इको सर्किट इसमें आता है, गांधी सर्किट यहाँ आता है, शक्ति सर्किट इसमें आएगा, गुरु सर्किट आता है। बहुत सारे सर्किट्स जो है हमारे बिहार में चल रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। इन प्लेसेस को आपस में जोड़ा जाने वाला है, और जोड़ा जाने का मतलब क्या होता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे अवसंरचनाएं हैं, रोड्स हैं, रेलवे जो सिस्टम्स होते हैं कि भी ट्रेन प्रॉपर चलनी चाहिए इन जगहों पे, जैसे कि कोई भी अगर आने चाहते हैं टूरिस्ट जो हैं वो किसी हमारे ही देश के किसी अन्य राज्य से आना चाहते हैं बिहार में, या फिर किसी अन्य देश से आना चाहते हैं, जैसे हम इसकी बात कर लेते हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से आते हैं बिहार में, तो उससे क्या होता है, टूरिज्म बढ़ता है। तो बिहार में टूरिज्म बढ़ेगा तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। पहली बात तो क्या होता है इसमें, अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलता है लोगों को, बिजनेस जो है होता है उसमें फायदा होता है बिहार के लोगों को जो यहीं के लोग होते हैं। इसके अलावा जो एक रेवेन्यू होता है, स्टेट का रेवेन्यू होता है, वो भी बढ़ रहा होता है। ठीक है, एक तरीके से, और हम कह सकते हैं कि जो नाम होता है, पहली बात अगर हम हॉस्पिटैलिटी के बारे में देखें, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस भी है, वो भी अच्छे से पनप पाते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं। ठीक है, एक प्रॉपर सिस्टम, एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट करना होता है, और वो चीज़ किया भी है बिहार ने, दैट्स व्हाई पीपल आर कमिंग। बिहार में इस टाइम पे जो टूरिज्म का नंबर है वो गोवा से भी ज़्यादा है, आपको अगर पता हो तो। अभी इस टाइम पर बिहार में टूरिस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा आ रहे होते हैं, गोवा से भी ज़्यादा। तो यही यहाँ पर है, इसका पर्पस भी यही है, और अधिकारियों को महत्वाकांक्षी सांस्कृतिक और धार्मिक परिसर के काम में तेजी लाने के लिए निर्देश भी दिया है कि भाई जल्दी से ऑपरेशन जो है कंप्लीट हो और ये जो बन के पूरा तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी इस न्यूज की, और इसमें जरा आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने मुख्य स्तूप संरचना, वहां पर एक ध्यान केंद्र भी है, वहां पर संग्रहालय ब्लॉक भी बना हुआ है, पुस्तकालय भी है, बुक जो है वहां पर खूब सारी मिल जाएंगी, लाइब्रेरीज में आपको मिल जाएगी। इसमें आगंतुक सुविधाओं सहित साइट के विभिन्न खंडों की प्रगति की समीक्षा करी है। इट मींस उन्होंने पूरा ऑब्जर्व किया है कि कितना कितना डेवलपमेंट्स हुआ है इसमें, और कितना अभी टाइम लग सकता है। ही हैज गिवन ऑर्डर्स ऑल्सो फॉर द जो हमारे जितने भी अधिकारी हैं उनको, कि चीजें जो है वो जल्दी से स्ट्रीमलाइन तरीके से हो, जल्दी से कंप्लीट हो, जिससे कि लोगों के लिए इसको ओपन किया जा सके। स्मारक परिसर में गौतम बुद्ध के जीवन, बौद्ध धर्म के प्रसार में मुख्य मील के पत्थर और वैशालीगढ़ के इतिहास पर प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। तो यहाँ पर पूरा एक जो लाइफ साइकिल रही है महात्मा बुद्ध की, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया जाएगा, लोकल लेवल पे भी, और एक तरीके से आने वाले जो हमारे टूरिस्ट होते हैं जो कि इस बौद्ध सर्किट में यहाँ से होके डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि ये प्लेस वहाँ पर इसमें लिस्टेड है बौद्ध सर्किट में, इस वजह से ये मेजर न्यूज हमारी बन जाती है। यहाँ पर डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं, और एक कंट्रीब्यूशन जो है वो सरकार की तरफ से इस डायरेक्शन में है कि किसी एक धर्म को ज्यादा फोकस ना मिले, सभी धर्मों को, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, क्योंकि ये एक ज्ञान की धरती रही है बिहार, और इस ज्ञान की धरती से बहुत सारे ऐसे देवता समान जो हमारे गुरु हैं वो निकल के यहाँ पे आए हैं। किसी भी धर्म की बात करें, अगर सिख धर्म की बात करें, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, सभी धर्मों के लिए। चलिए, ये होगी हमारी इस न्यूज की बात, और अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक नए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, एक नए न्यूज की तरफ जाते हैं। और वो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। ऐसे क्वेश्चन आप जानते हैं कि वन लाइनर के तौर पर एग्जाम में आते हैं, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो उसमें भी आ सकते हैं, वनडे एग्जाम हो उसमें भी आ सकते हैं। तो देखिए 2016, 2019, 2022 और 2024 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको बताना है करेक्ट आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में।
तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और जाइए कमेंट सेक्शन में लिखिए जाके कि वहां पर स्टार्टअप वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए। 2016, 2019, 2022 या फिर 2024? आई थिंक आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे, नहीं किया तो जरूर कर दें। 2016 है इसका आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 2016 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, जब स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, और इसको स्टार्ट किया गया था। चलिए अब न्यूज का आर्टिकल देख लेते हैं कि क्यों ये फेमस इस टाइम पे, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्यों पूछा है, क्योंकि स्टार्टअप से ही जुड़ा हुआ एक न्यूज का आर्टिकल भी आया था। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जिन्हें अवार्ड मिला है, हमारे बिहार से ही जुड़े हुए हैं वो स्टार्टअप्स हैं, उन्हें अवार्ड भी मिला है। जैसे कि देखेंगे, बिहार के स्टार्टअप्स ने स्टार्टअप महाकुंभ में दिखाया है दम, भारत मंडपम में 3 को मिला है महारथी अवार्ड भी। तो महारथी अवार्ड के तौर पर बिहार से जुड़े हुए, बिहार में स्टार्ट हुए 3 स्टार्टअप्स हैं ऐसे, उनके नाम एग्जाम में पूछे सकते हैं आपसे कि किन्हें मिला है महारथी अवार्ड भी। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं फोटो है और यहां पर अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं। 3 स्टार्टअप्स फ्रॉम बिहार, नाम है क्या उनके, देखो ये है नाम, पहला नाम आता है इसमें लेडी फेयर। लेडी फेयर इज द फर्स्ट नेम ऑफ दैट स्टार्टअप। सेकंड इज द भोजपत्र, ठीक है भाई, भोजपत्र। और तीसरा आता है ईवाई डेल्टा, ठीक है, ईवाई डेल्टा, दिस इज थर्ड वन। 3 है, ईवाई डेल्टा, लेडी फेयर एंड भोजपत्र। 3 स्टार्टअप्स को मिला है कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन सा अवार्ड मिला है, वो मिला है महारथी अवार्ड। यहाँ पे लिखा है ना, ये है महारथी अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, और कहाँ पे मिला है ये, स्टार्टअप महाकुंभ में, लिखा है ना यहाँ पे स्टार्टअप महाकुंभ, ये हो गया। तो 3 अवार्ड्स के नाम याद होने चाहिए, कहाँ पे मिला है और कौन सा अवार्ड मिला है, महारथी अवार्ड मिला है और यह हो गया स्टार्टअप महाकुंभ में मिला है। अब जान लेते हैं कि इन स्टार्टअप्स का काम क्या है, ये करते क्या है यहाँ पर, चलिए देखते हैं। तो जो पहला है लेडी फेयर, लेडी फेयर जो है वो कहां पर स्टार्ट हुआ था, किस जिले में, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिले में ग्रामीण महिलाओं को कौशल आधारित रोजगार प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया गया था। अब इसका एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप का मतलब होता है प्रॉफिट कमाना, इसका मतलब होता है सामाजिक एक जो लेवल होता है, सामाजिक एक जो वैल्यू होती है किसी की, वो भी उठाना। और यहाँ पर लेडी फेयर कर भी रहा है चीज, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेंटेंस भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीतामढ़ी जिले में, जो कि नेपाल के साथ में जुड़ा हुआ, सटा हुआ एक जिला है, उसमें महिलाओं की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए इस स्टार्टअप में काम किया गया है और उन्हें उनको कौशल उनका विकास करना, सीधी बात ये है इसमें। ठीक है, कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना, ये इसमें। नेक्स्ट जो स्टार्टअप आता है वो आता है भोजपत्र। भोजपत्र एक तरीके से कृषि आधारित स्टार्टअप है, कृषि आधारित स्टार्टअप, एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप आपको मिल जाएगा ये। एंड जो कि यूज करता है जीरो कार्बन एमिशन सोलर ड्रायर्स को, जीरो कार्बन एमिशन जो कि यूज करता है, जीरो कार्बन एमिशन नहीं हो रहा वहां पे, सोलर ड्रायर्स को, किसके लिए, टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे है, कोई भी अगर फसल है तो उसका हार्वेस्ट तो कर लिया, लेकिन उसके बाद में लॉस जो है वो हो जाता है बहुत सारे तरीकों से, जैसे कि उनका भंडारण सही से नहीं हुआ है, उनको कोल्ड स्टोरेज नहीं ले जाया गया है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ चुकी है ना, हाउस जहाँ पे इनको रखा जाता है, स्टोरेज हाउसेस, वहाँ पर प्रॉपर सिस्टम्स नहीं है, बोरे नहीं है ना, डिवाइसेस नहीं हो रही होती हैं, इस वजह से भी ऐसा होता है। तो शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले सौर ड्रायर का उपयोग करता है, और जो जिससे कि फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। तो भोजपत्र इज द स्टार्टअप्स नेम, ठीक है, ये करता है। तीसरा आता है ईवाई डेल्टा। तो ये क्या कर रहा है, ये एक प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप है, जैसे ये वाला था एक कृषि आधारित, यहां पर क्या था, कौशल आधारित। ठीक है, ये कौशल आधारित है, ये हमारा कृषि आधारित है, ये हमारा प्रौद्योगिकी, एक टेक्नोलॉजी आधारित जो हमारा एक स्टार्टअप है, जो अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक मोटर तकनीक विकसित करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट लेवल या फिर नेक्स्ट जनरेशन वाली इलेक्ट्रिक मोटर टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा अभी तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि आ रहे हैं जिसमें बैटरी ऑपरेटेड या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उनको प्रमोट भी किया जा रहा है, सरकार की तरफ से उसमें जो सब्सिडी है वो भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये सब यहाँ पर 3 स्टार्टअप्स हैं, इनको प्रमोट किया गया है। ठीक है, तीनों के नाम क्लियर होने चाहिए और वो किस बेस वाले हैं, जैसे ये हमारा स्किल बेस्ड का है, ये हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड का है और ये वाला टेक्नोलॉजी बेस्ड का आता है। अब जान लेते हैं लास्ट पॉइंट में महारथी अवार्ड के बारे में। तो महारथी अवार्ड क्या है, दिस अवार्ड इज गिवन टू द स्टार्टअप्स दैट परफॉर्म द रिमार्केबली एंड इनोवेट इन द
इन द फील्ड, अपने अपने क्षेत्रों में वो बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने क्षेत्रों में बिल्कुल एक रिमार्केबल, एक वी कैन से क्लासिक काम जो है उन्होंने किया हो, और आगे आने वाले समय में उनका जो एक मार्क है इन द सोसाइटी या फिर बिजनेसेस में वो ज़्यादा बनने वाला हो, तो उन्हें दिया जाता है महारथी अवार्ड भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस न्यूज़ का के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो कि जुड़ा हुआ है एक नए पर्सनालिटी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज द न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार, बिहार के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो कौन है, बिहार के मुख्य नए जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनका नाम क्या है। नाम आपके सामने कुछ लिखे हैं, उनमें से एक ऑप्शन जो है वही करेक्ट है, आपको देना है वो आंसर कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन आपके सामने है जयप्रकाश सिन्हा, दूसरा है प्रवीण कुमार, तीसरा है प्रभात सिंह, और चौथे आते हैं विनोद सिंह गुंजियाल। तो यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। पॉज कर लीजिए वीडियो को, और वीडियो को पॉज करने के बाद में आंसर जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। बताइए, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, क्या इसका आंसर हो सकता है। जयप्रकाश सिन्हा, प्रवीण कुमार, प्रभात सिंह, विनोद सिंह गुंजियाल, ये हैं 4 ऑप्शंस इसमें। जो इसमें करेक्ट आंसर है वो आता है हमारा डी ऑप्शन से। ठीक है, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो आता है विनोद सिंह गुंजियाल, विनोद सिंह गुंजियाल। चलिए देखते हैं इनके बारे में, जो न्यूज का आर्टिकल है हमारा वो क्या कह रहा है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बने हैं विनोद सिंह गुंजियाल, ये कराएंगे 2025 का विधानसभा चुनाव। बहुत ही मतलब एक तरीके से इसका वेट हो रहा है कि बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं 2025 वाले, उनका भी, और करवाने से पहले एक नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो आ चुके हैं बिहार में। नाम है इनका विनोद सिंह गुंजियाल। इनके बारे में जरा जान लेते हैं। ये आईएएस अधिकारी हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं ये विनोद सिंह गुंजियाल। 2007 बैच के हैं ये, 2007 बैच के, और इन्हें अपॉइंट किया गया है सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार के तौर पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर। गुंजियाल विल सक्सीड एचआर श्रीनिवास। इससे पहले कौन है, एचआर श्रीनिवास हैं, और इनका स्थान लेने वाले हैं वो, और इमीडिएट चार्जेस जो हैं वो उन्हें दे दिए गए। ठीक है, तो ये है, पहले कौन है, एचआर श्रीनिवास रहे हैं, उससे बाद में अभी हैं, आने वाले हैं, आ चुके हैं बेसिकली विनोद सिंह गुंजियाल। ये इनकी फोटो है। इनके बारे में वन लाइनर के तौर पर एग्जाम में आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं वन लाइनर के तौर पर। क्लियर है, तो इनका नाम याद रखिएगा, विनोद सिंह गुंजियाल। चलिए, यहाँ पर इतना ही है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इतना ही चीजें आपके एग्जाम में आती हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं लाता हूँ। अब आते हैं अगले एक न्यूज के आर्टिकल पर। वो आर्टिकल जो है उससे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने है, वो ये है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ आईआईटी पटना। ठीक है, जो आईआईटी पटना है इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। बताइए भाई, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में जो पटना है उसकी क्या रैंकिंग है, आईआईटी पटना जो है उसकी क्या रैंकिंग है, बताइए क्या इसका रैंकिंग हुआ। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 180वें स्थान पर है ये। एशिया के सारी यूनिवर्सिटी जो हैं उनको इसमें रैंक किया जाता है 180, 191, 195 या फिर 199। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, देना है आपको करंट इसका जो आंसर कमेंट बॉक्स में। ए बी सी डी जरा बता दीजिएगा, यूनिवर्सिटी लिख के आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं जो लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो 180, 191, 195 या फिर 199, ये इसकी रैंकिंग। तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, देखते हैं पहले न्यूज के आर्टिकल को, उसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चन पर। तो यहां पर देख पा रहे हैं आप, टाइम्स हायर एजुकेशन, जो THE लिखा है ना, ये THE, इसका मतलब है टाइम्स हायर एजुकेशन। टाइम्स हायर एजुकेशन, और इसमें आपसे पूछा गया है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में से। तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में IISc ने टॉप किया है। IISc तो हमेशा से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है आपको बेंगलोर में मिल जाता है IISc। अन्ना यूनिवर्सिटी सेकंड है, और शुलिनी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में पूरे इंडिया, पूरे एशिया में। ठीक है, ओ सॉरी, पूरे इंडिया में, पूरे एशिया में नहीं, पूरे इंडिया में जो टॉप किया है वो वैसे IISc ने किया हुआ है। सेकंड नंबर पे अन्ना यूनिवर्सिटी है, और पूरे प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें इंडिया में आते हैं शुलिनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलो अब आते हैं भाई हमारा जो IIT पटना है वो कहाँ पे आता है। ठीक है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना हैज सिक्योर्ड द 191st पोजीशन
191st पोजीशन जो है वो मिली है पूरे हमारे जो एशिया की यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें रैंक किया गया था इस वाले में, टाइम्स हायर एजुकेशन वाले रैंकिंग्स में थे, ठीक है। तो उसमें किया गया है और यही इसका आंसर भी हो गया, मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन इन इट्स एकेडमिक जर्नी। आईआईटी पटना की जो एकेडमिक जर्नी रही है उसमें हम कह सकते हैं कि एक बड़ा माइलस्टोन को अचीव कर लिया है। आंसर पहले देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। 191 लिखा हुआ है तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी ऑप्शन, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर 191 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। रैंकिंग में 35 देशों और क्षेत्रों के 35 कंट्रीज के आसपास के इलाके थे, उसमें से 853 विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया गया था इसमें, जिसमें शिक्षण, अनुसंधान, ज्ञान हस्तांतरण और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण में उनके प्रदर्शन का आकलन किया गया है। सो नाउ ओवरऑल 853 यूनिवर्सिटीज, हमारे आईआईटी पटना जो है उसकी जो रैंक है वो 191 के आसपास आ रही है। दैट मीन्स दैट इज अ वेरी ग्रेट माइलस्टोन फॉर आईआईटी पटना। हम चाहते हैं, हम जानते भी हैं कि आईआईटी पटना जो है वो और भी आगे निकल जाएगा। बिहार की रैंकिंग है, दैट्स वाई इसको कवर करना जरूरी था यहाँ पर। और क्यों, किस फील्ड में, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर असेस किया गया था टीचिंग में। टीचिंग के बाद में जो रिसर्च की वैल्यू होती है वो भी, रिसर्च के बाद में नॉलेज ट्रांसफर अलॉन्ग विद दैट इंटरनेशनल आउटलुक में भी। तो ये कई सारे पैरामीटर्स हैं ऑन विच यूनिवर्सिटीज वर रैंक्ड, उनमें आती है 191 रैंक भी हमारी आईआईटी पटना की। चलिए अब अगली न्यूज आती है आपके सामने और वो कह रही है बिहार का पहला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर, बिहार का फर्स्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर विल बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। किन जिलों में ये लगने वाला है? फर्स्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर ये किस जगह पे लगने वाला है, किस जिले में लगने वाला है? ऑप्शन है आपके सामने और आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बक्सर, सीवान, पटना या फिर मधेपुरा। बक्सर, सीवान, पटना या फिर मधेपुरा, बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? बिहार का पहला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर है बक्सर, सीवान, पटना या फिर मधेपुरा। आंसर देना है आपको किसमें? कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर और देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। ऑप्शन आपके सामने है, बक्सर, सीवान, पटना और मधेपुरा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, पटना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपको पटना में मिल जाने वाला है, क्लियर है, पटना में मिल जाने वाला है। चलिए देखते हैं न्यूज का आर्टिकल क्या बोलता है। ₹514 करोड़ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट क्लियर्ड फॉर पटना टू बूस्ट क्लीन एनर्जी कट पोल्यूशन। तो इस न्यूज के आर्टिकल के अकॉर्डिंग पटना में लगने वाला है ये जो हमारा वेस्ट टू एनर्जी क्लस्टर है। और इससे होगा क्या? इससे वेस्ट जो जनरेट हो रहा है वो इस बिजली को बनाने में यूज हो जाएगा, पहली बात तो। दूसरा होगा पोल्यूशन जो होता है उस वेस्ट से वो भी कम हो पाएगा। तो एक तीर से दो निशाने जो है वो करने वाले हैं। तो द स्टेट्स फर्स्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर, स्टेट का पहला, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, यही क्वेश्चन में था। स्टेट का फर्स्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर विल जनरेट, वो क्या जनरेट करेगा? बिजली पैदा करेगा, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इसके बाद में बायोगैस, ये भी होगा क्योंकि जो वेस्ट होता है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं, तो बायोगैस जो है वो भी बन पाएगी। एंड कंपोस्ट भी बनेगी उसमें फ्रॉम 1600 टन ऑफ डेली वेस्ट। अब सोचिए डेली वेस्ट जो है वो 1600 टन के आसपास का निकल रहा है, इतना वेट है उसमें। तो अगर ये नहीं होगा, अगर ये नहीं किया जाएगा, और देखो जिन जगहों पे नहीं किया जा रहा है वहां पर ये बढ़ भी रहा है एवरी डे, लाइक वी आर थ्रोइंग खूब सारा कचरा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्लांट लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। 1600 टन कचरा जो है वो यूज हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा बिजली पैदा करने के लिए, बायोगैस पैदा करने के लिए, कंपोस्ट पैदा करने के लिए। चलिए देखते हैं आगे। बिहार सरकार ने राज्य की राजधानी पटना में 514 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत वाली अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना की क्या करी है? घोषणा यहां पर करी है। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बिजली का, बायोगैस और खाद का उत्पादन करते हुए ठोस अपशिष्ट से निपटारा जो है वो करना है। इसे केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी जो है वो भी मिल चुकी है। तो ये जो एक अप्रूवल है वो भी जरूरी होता है, अप्रूवल भी मिल चुका है। और इस बिहार का ये पहला ठोस अपशिष्ट जो प्रबंधन वाला पार्ट है वो भी क्लस्टर के रूप में आपको यहाँ पे सेटअप होने वाला है पटना में, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर वो क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, यह सुविधा कहां पर होगी? अब आते हैं बिल्कुल स्पेसिफिक लोकेशन पर। कहां पे आती है यह सुविधा बनने वाली है रामचक बैरिया में बनाई जाएगी, जो पटना और दानापुर, फतुहा, खगौल, फुलवारी शरीफ और अन्य सहित 11 आसपास के शहरी निकायों से कचरे के प्रसंस्करण के लिए निर्धारित स्थल है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों से कचरा जो होगा वो मिल पाएगा यहाँ पे और इससे बिजली जो है वो पैदा हो पाएगी।
ठीक है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं इन जगहों पर, पटना के आसपास दानापुर जो है, फतुहा है, और साथ में खगौल, फुलवारी शरीफ, तो इन सारी जगहों से का जो कूड़ा है वो यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो रामचक बैरियर इज द प्लेस। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। एक बार चलने के बाद में संयंत्र प्रतिदिन 1600 टन तक का जो ठोस कचरा है इसको क्या करेगा, इसको साफ करने वाला, इसको साफ क्या नहीं करेगा, मतलब एक तरीके से साफ होने के बाद में जो हमारा बायो वाला होता है वो अलग हो जाता है, और जो बाकी होता है उन सबका भी यूज हमारा हो जाएगा बिजली पैदा करने के लिए। क्लियर बात है। प्रबंधन करेगा जिससे उस क्षेत्र में अपशिष्ट प्रसंस्करण दरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी जहां पर वर्तमान आंकड़े कम है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। लोकेशन के बारे में ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे, और क्या करने वाले हैं, 1600 टन का कचरा जो है वो होने वाला है बिजली पैदा करने के यूज। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला जो आर्टिकल है वो क्या आएगा, वो है बिहार स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, BSBB, बिहार स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड हाउ मेनी ट्रीज एज हेरिटेज ट्रीज। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कितने पेड़ों को हेरिटेज वृक्ष घोषित किया है। हाउ मेनी ट्रीज, कितने पेड़ों को हेरिटेज जो ट्रीज है वो घोषित किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 29, 25, 32 या फिर 35, 29, 25, 32, 35। बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको करना है, जल्दी से करें और बताएं। 29, 25, 32 या फिर 35, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी लोग करेंगे। जो लोग इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं वो इसको पॉज कर दें, पॉज करने के बाद में फिर से देख लें, फिर इसका आंसर करने के बाद में फिर से देखें। तो जो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा, जरा देखते हैं कि क्या आर्टिकल आ रहा है। आर्टिकल जो है वो कह रहा है आपको कि बिहार ने आइडेंटिफाई किया है 1500 स्पेशल ट्रीज, 1500 स्पेशल ट्रीज, डिक्लेयर्स 32 एज द हेरिटेज इन कंजर्वेशन पुश। 32 जो पेड़ हैं उनको, तो देखिए भाई 32 पेड़ जो हैं इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी ऑप्शन। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा इसका आंसर। 32 जो है पेड़ उनको हेरिटेज ट्रीज या फिर उनको हमने हेरिटेज के रूप में यहां पर घोषित किया हुआ है, सी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड BSBB ने अपनी नवीनतम जैव विविधता संरक्षण पहल के तहत राज्य भर में 1500 जो वृक्ष हैं, महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, उनकी पहचान करी है। पहचान करने के बाद में 15,000 वृक्षों के सर्वेक्षण जो है उनसे चुना है। देखो 15,000 से 1500, ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो जो हमारा 10% है वो हमारे आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनमें से 32 को क्या किया गया है, हेरिटेज में घोषित किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। 32 को उनके ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, हो सकता है कि बहुत पुराने हैं, कुछ आइडेंटिफाई करके पता चला है कि वो बहुत ही पुराने पेड़ पौधे हैं। ऐतिहासिक, पारिस्थितिक, उनका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है ना, ऐसा भी हो सकता है, और भौगोलिक महत्व के कारण विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ पर हिस्टोरिकल, इकोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस जो है उन पेड़ों की आपको मिलेगी। इन प्रजातियों में कौन कौन से पेड़ आते हैं, पीपल का पेड़ आएगा, पाकड़, बरगद, नीम, कनक चंपा या फिर इमली, सेमल और महुआ, ये सारे पेड़ जो है वो फेमस होते भी हैं, और ये फेमस जो पेड़ पौधे हैं वो आपको यहाँ पर मिल पा रहे हैं। इनकी कई सारी वैरायटीज आपको मिलेंगी, जिनमें से 11 विशिष्ट प्रजातियों को मुंगेर, भागलपुर, जमुई और बक्सर जिलों में मैप किया गया है। मुंगेर, भागलपुर, जमुई और बक्सर जिलों में इसे मैप किया गया है। ठीक है, तो ये 32 जो पेड़ हैं वो यहाँ पर। अगला देखिए, सम ऑफ दीज हेरिटेज ट्रीज आर एस्टिमेटेड टू बी ओवर 150 इयर्स ओल्ड। जो मैंने बताया आपसे ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, 150 साल पुराना पेड़ वो अभी भी चल रहा है, तो ये एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस उसका बनता है। 150 साल से भी अधिक के उम्र के आपको मिलेंगे। इन वृक्षों का दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने के लिए BSBB ने फोटोग्राफिक रिकॉर्ड संकलित किए हैं। फोटोग्राफ्स खींची हैं, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इन पेड़ों के लिए, और उनके महत्व पर प्रकाश डालने के लिए विस्तृत लेख तैयार कर रहा है। ठीक है, तो हेरिटेज एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इन चीज़ों को हमारे जो स्कूल करिकुलम होता है उसमें भी डालना चाहिए, एकेडमिक्स में भी डालना चाहिए, जिससे कि बच्चों को बचपन से ही पता चल पाए कि पेड़ों की क्या इंपॉर्टेंस होती है। हिस्टोरिकल पेड़ पौधे हैं ये वाले, विरासत है हमारे बिहार राज्य की, तो ये ज़रूरी भी है, अच्छा भी है, ये ऐसा होना भी चाहिए। तो आंसर था इसका 32 हेरिटेज ट्रीज। तो जो हमारे न्यूज़ का आर्टिकल है वो यही था हमारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे बैच की, जो हमने अभी बताया आपको शुरुआत में इस वीडियो के, वो था आरंभ बैच 1।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाओगे तो आरएम बैच 1 का लिंक आपको मिल जाने वाला है। उसको क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट हो जाएंगे वेबसाइट पर, जाके जो फीचर्स मैंने बताए थे आपको, 1000 से ज़्यादा घंटों के लाइव लेक्चर्स, उसके बाद में जो डेली मेंस आंसर राइटिंग का फीचर इसमें आता है फॉर द मेंस प्रिपरेशन, और इसमें मेंटरशिप का रोल है। मेंटर एक आपके साथ में हमेशा रहने वाले हैं 2 सालों तक, क्योंकि जो वैलिडिटी है इस कोर्स की वो 2 साल की आपको मिलेगी। मेरी भी मेंटरशिप आपको मिल पाएगी अगर आप AKS लाइव कोड यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है AKS लाइव कोड। इसके अलावा फुल रिकॉर्डेड कोर्स जैसे मैंने बताया आपको वो मिल पाता है इसमें। सारे वीडियोस 1000 से ज्यादा घंटों के जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल पाएंगे, ठीक है। NCERT कोर्स जो है वो भी आपको मिलेगा, प्लस फ्री मिलने वाला है NCERT कोर्स आपको, और वो 6th क्लास से आपका 12th क्लास तक की जितनी भी क्लासेस हैं उनके, हमारे जितने भी GS सब्जेक्ट्स में आते हैं उन सबकी फुल रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलने वाले हैं इस बैच में। एक और चीज जो मैंने बताई थी वो थी 100% फी रिफंड की। अगर आपने इस फाउंडेशन बैच को ले लिया, आरएम बैच 1 के बैच को लिया है और प्री और मेंस क्वालिफाई हो गया है, तो आपका पूरा जो अमाउंट है जितना भी रहेगा वो आपका फुल रिफंड हो जाएगा। तो जल्दी से चाहें वेबसाइट पर नीचे दिया हुआ जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट हो जाएंगे, जाके आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। इस QR कोड को स्कैन करने के बाद भी आप डायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर। डिस्कशन ग्रुप ये लिखा हुआ है और ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो यू कैन कांटेक्ट मी ऑन दिस ईमेल आईडी। मिल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे ज़रूर शेयर करें। पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या फिर पढ़ाई के अलावा कोई दिक्कतें हैं, आपको पढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, समस्या आ रही है, मुझसे कोई कंटेंट चाहिए आप लोगों को, ज़रूर बताएं। मेरा सहयोग हमारे बिहार के साथियों के लिए रहेगा। इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं, ये जो सीरीज़ चल रही है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की, ये हमेशा चलती रहेगी। इसके साथ साथ इसकी प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर जाके मार्च मंथ के सारे जो वीक्स हैं, वीक 1, 2, 3, 4 सबके वीडियोस पड़े हुए हैं, जाके उसको जरूर देखें, नहीं देखा है तो। इसके अलावा आप इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें, लाइक कर दें और इस सीरीज को जरूर देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।